अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। आज के और उस लेक्चर में जो एंड था वो इस बात पे था कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इस एग्जांपल पे थे, अमोनिया वाली पे। जिसमें मैंने बताया था कि ये एक ही एरो के दो हाफ हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक बैकवर्ड मतलब रिवर्स रिएक्शन को। अब इसी से बात शुरू करते हैं कि देखें, इस रिएक्शन को मैं दो तरह से भी लिख सकता हूँ कि मैं इसी को ऐसे लिखूँ कि 3H2O सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, सही है। लेकिन जब अमोनिया कुछ बन जाता है रिवर्स रिएक्शन में, ऐसा होता है कि फिर ये खुद ही वापस टूटने लग जाता है और उस बैकवर्ड रिएक्शन को हम शो करते हैं इस तरह से, सही है। दरअसल बात ये है जो कि मैं इस रिएक्शन की समझाना चाहता हूँ कि दरअसल अब एक बात याद रखिएगा कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इक्विलिब्रियम कभी भी उनमें नहीं आता। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? बैलेंस कोई भी नहीं, बल्कि उसमें सिर्फ एक ही कहानी होती है कि ए प्लस बी फॉर्म करेंगे सी प्लस डी, सही है। मतलब रिएक्टेंट से डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कभी भी रिवर्स नहीं होगा। बट बात यह है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, सही है। कभी भी कंप्लीट ना होने से मुराद ये है कि ये जो अमोनिया वाला रिएक्शन है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, मतलब। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक ऐसा मकाम आ जाता है जहाँ ये रिएक्शन रुक जाता है, मतलब कुछ भी इसमें नहीं होता, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब बैलेंस में आ जाता है, रुक जाता है। तो अब बताता हूँ मैं कि लेट फॉर एग्जांपल हमने 1 मोल नाइट्रोजन लिया, इसी एग्जांपल को, इसके बाद आयोडीन वाली भी और हाइड्रोजन आयोडाइड की भी डिस्कस करेंगे। जब नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन रिएक्शन होगा, रिएक्शन में हमें अमोनिया मिला। एक मिनट एरो लगाता हूँ, वेट अ मिनट। हमें अमोनिया मिल गया। जब अमोनिया मिलेगा, वेट, शुरू में इसका 1 मोल है और इसके 3 मोल, सही है। अब देखें कुछ देर बाद जब टाइम गुजरेगा तो इसके कुछ ना कुछ हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा, सही है। जब ये अमोनिया बनेगा तो अमोनिया की भी ख्वाहिश होगी कि मैं वापस टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाऊं, तो ये एक रिवर्स रिएक्शन होगा, ओके। अब देखें, एक वक्त इस रिएक्शन में ऐसा आएगा जब जितना अमोनिया बन रहा होगा उतना ही टूटेगा, सही है। मतलब शुरू में देखें इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, इसका रेट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सारी मिकदार इसी तरफ है, कुछ भी नहीं है इस तरफ, तो इधर इधर ही सारा रिएक्शन होगा। लेकिन जब वक्त के साथ साथ अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा तो अमोनिया भी टूट के वापस, तो एक वक्त ऐसा आएगा। देखें फ़िलहाल इस रिएक्शन में अगर पहले में देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि इस तरफ कुछ भी नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बैकवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये जो जितना बन रहा होगा उतना ही टूट रहा होगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब ये कंडीशन आ जाए, मतलब वाटर वाली एग्जांपल में से देखें, पहले की बात समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कि जो वाटर सॉलिड है वो उसी स्पीड से मेल्ट मतलब पिघल रहा है और पानी बन रहा है, और पानी उसी स्पीड से अगर बर्फ़ बनना शुरू हो जाए, तो उस स्टेज पे अगर ऐसा हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकेंगे। एक नई चीज़ ही बन जाएगी, एक नई स्टेट आ जाएगी। ऐसा होगा नहीं कभी भी, इस सिस्टम में तो नहीं होगा। वाटर वाले में सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड वापस इतनी जल्दी बन जाए। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब बर्फ़ से पानी बनने का रेट, स्पीड, और पानी से बर्फ़ बनने की स्पीड दोनों इतनी तेज़ हो जाएं कि बराबर हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। से उस फेज़ में तो हम ये कभी भी नहीं देख सकते, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितनी स्पीड से अमोनिया बन रहा है उतनी स्पीड से अमोनिया टूट के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है। इस चीज़ को फील करें। तो इसी ये जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ओके, ये होता है इक्विलिब्रियम। अब एक बात, आपकी बुक में, जो कि हमारी भी बुक है मैट्रिक की, सही है, मैं मैट्रिक का हूँ नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारी सिंध बोर्ड की बुक है, इसमें इक्विलिब्रियम को बार बार कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो किस वजह से कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम? डायनेमिक का मतलब क्या? मोशन, सही है। इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ये हमेशा डायनेमिक होता है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब कोई भी चीज़ मोशन में। तो क्या ये मोशन में है? ये इस चीज़ को इस वजह से डायनेमिक कहता है इस इक्विलिब्रियम को, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि जी इसमें कुछ भी नहीं होगा। देखें, अमोनिया को हम देख रहे हैं, हम कंटेनर को देख रहे हैं जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर सब कुछ हो रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितनी जल्दी अमोनिया बन रहा है उतनी जल्दी टूट रहा है, सही है। अब एक सवाल कि अब मैं ये कैसे कहूँगा, अब जो मुझे भी क्लियर नहीं था मेरे वक्त में जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे इस लेक्चर में प्लेस करूँगा। वो ये बात है कि जब ये कभी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, तो अगर से फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता था कि ये जो अमोनिया है फिर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब अमोनिया को मैं 1 मोल लूँगा और मैं उसे इस्तेमाल करूँ, तो उसमें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन टूटता रहेगा और अमोनिया बनता रहेगा, तो मैं उसे अमोनिया कैसे मानूँ? अब देखें, ये बात गलत है केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब देखें, इधर फील करें इस बात को। इसमें दरअसल ये है कि ये एक रिएक्शन, सही है, जो कि इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम पर आ गया, सही है। अब मैं चाहूँ तो इधर से अमोनिया निकालूँ, तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा इक्विलिब्रियम और फिर रिएक्शन होने लग जाएगा, मतलब ये रिएक्शन सिर्फ रुकेगा। अब मैं अगर अमोनिया को निकालना चाहूँ, जब मैं निकालूंगा तो ये वापस इस तरफ से, जो इस तरफ कंसंट्रेशन और होगी, जो मिकदार होगी इसकी, वो फिर से रिएक्शन करने लग जाएगी और अमोनिया बना के फिर से बैलेंस क्रिएट करेगी लाजमी, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव करना लाजमी हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल मतलब लाना चाहता हूँ, सही, इंडस्ट्री में मैंने बनाई, तो मैं इसे निकाल लूँगा अमोनिया को, फिर इस तरफ रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब इस तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा रिएक्शन, तो फिर से एक ऐसी कंडीशन जो ऊपर से सारी रिपीट होके वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर मैं अगर अमोनिया निकाल लूँ तो फिर से ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसे फील करें इस तरह से, सही है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जितनी जल्दी से अमोनिया टूटेगा उतनी जल्दी से अमोनिया बनेगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो इन कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, यही याद रखनी है केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होंगे, और कंसंट्रेशन इस तरफ की और इस तरफ की दोनों कांस्टेंट हो जाएंगी, बराबर नहीं होंगी। अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस, लेकिन ओके, इसी ये पेज नंबर 3 या 4 पे ये एग्जांपल डिस्कस की हुई है बुक के, आप देख लीजिएगा।
हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन से, सही है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक कंटेनर हाइड्रोजन का है, दूसरा, सही है। अब देखें उसमें, वो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब वो इक्विलिब्रियम पर सिस्टम को दिखा रहा है तो वो एक अलग ही कलर दिखा रहा है। तो मैंने ऊपर कहा था ना कि एक अलग ही, मतलब ना ही बर्फ़ होगा ना ही पानी होगा, एक अलग ही स्टेज होगा जो हम ऑब्जर्व करेंगे, सही है। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है। सो अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। जी, तो सबसे पहले मैं ये ए रिमूव कर लूँ। जी, फॉरवर्ड रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, सही है। इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स की मतलब होते हैं पहचान, सही है, उसकी खुसूसियात। अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ केमिकल रिएक्शन। कभी भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ए और बी मिलके बना रहे हैं C+D। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की निशानी होती है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम दिखा रहे हैं कि ए और बी ने मिलके COD बनाया है। रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ उस रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स मिलके और प्रोडक्ट बना देते हैं, बस बात खत्म। इनिशियली रेट इज स्लो बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। वेट अ मिनट जी, थोड़ी सी गलती हो गई थी। इनिशियली रेट इज़ स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप, सही है। इसका जो शुरू में जो स्पीड होती है उसकी वो कम होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है। अब रिवर्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस रिएक्शन को हम किस तरह से दिखाते हैं कि COD ने मिलके, मतलब किस राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इशारा एरो से कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट्स ये वापस बना रहे हैं टूट के। प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, मतलब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बनते हैं। इनिशियली रेट इज स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप। शुरू में जो इसका रेट होता है वो स्लो होता है और वक्त के साथ साथ बढ़ जाता है। अब देखें शुरू में जब मैंने अमोनिया वाली पीछे एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सही है, जब ये मिलके शुरू में बनाते हैं, शुरू में इस तरफ की रेट ज़्यादा होगा, सही है। लेकिन जब अमोनिया थोड़ी सी मिकदार में आ जाएगा तो तब इसे एहसास होगा कि भाई मैं भी टूट के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकता हूँ, तो फिर रिवर्स शुरू होगा, सही है। तो शुरू में इस रिएक्शन का रेट स्लो होगा, पहले पहले कम अमोनिया होगा, कम, उसके बाद जब ज़्यादा हो जाएगा वक्त के साथ साथ तो उसे मतलब रिएक्शन का रेट उससे ज़्यादा तेज़ हो जाएगा बैकवर्ड का। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। A dynamic equilibrium can only exist in a closed system, सही है। Neither reactants or nor product can enter or leave the system। जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अब मैंने आपको पीछे बताया शायद कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम होगा। अब ये बात याद रखिएगा कि जो भी रिएक्शन होगा उसे हम क्लोज सिस्टम में करेंगे। क्लोज सिस्टम मतलब बंद हो सब कुछ भी अंदर ना जाए सिस्टम के, ना ही कुछ उससे बाहर हो। लेट फॉर एग्जाम्पल, ये किस लिए ज़रूरी है क्लोज सिस्टम? A+B आपस से वही, सही है। फॉर एग्जाम्पल C बनाते हैं, C+D, और D हो गैस या C हो गैस, कोई भी, सही है। इन दोनों में से कोई एक भी, कम से कम इन दोनों ने मिलके ये बना लिया। ओपन सिस्टम में बात कर रहा हूँ, सही है। ओपन सिस्टम में इन दोनों ने मिलके ये तो बना दिया, लेकिन क्या होगा कि ये उड़ जाए वहाँ से। तो जब उड़ गया तो वापस ही रिएक्शन मिल करके वापस ए बी कैसे बनाएगा, कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होगा, सही है। तो इस वजह से क्लोज सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। मैंने इसका ग्राफ डिस्कस नहीं किया, चलो एंड में करते हैं।
लेकिन जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर जब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब जितनी होती है ना उतनी ही हो जाती हैं। अभी मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा तो ये पॉइंट या क्लियर हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल रेट्स। पीछे बताया था कि जो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी जल्दी से, मतलब अमोनिया टूट रहा था उतनी ही जल्दी से जितनी जल्दी से बन रहा था उतनी जल्दी से टूट रहा था। तो वो क्या कंडीशन थी? इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम ऐसे ही होता है कि रेट बनने का और टूटने का दोनों बराबर हो जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 4, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन। जी, इस रिएक्शन जो अमोनिया वाला था, अब देखें इस रिएक्शन को मैं इस तरह से लिखूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये NH3 या इस तरह से लिखूं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। ये रिएक्शन रिवर्सिबली होता है और इसमें इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव हो जाएगा। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं पीछे से। ये इसका मतलब क्या है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। अब वापस एक बार फिर से आप यही एग्जांपल ले लें अमोनिया वाली, ये इसलिए कि आपको क्लियर होता है। जी, अब देखें ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। और ये इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए कि भाई आप पहचानें आपको पता हो कि क्या हो रहा है। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल जब अमोनिया, जब फॉर एग्जाम्पल ये इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन पहुंच गया, अब मेरी चाहत होती है कि मैं अमोनिया को निकाल लूँ। मैंने उसमें से अमोनिया को निकाल लिया तो क्या होगा? अब अमोनिया तो इस तरफ है नहीं, इक्विलिब्रियम बैलेंस इसका ख़राब हो गया। तो ये वापस क्या करेंगे? वापस से रिएक्शन शुरू कर देंगे, वापस से अमोनिया बनेगा, फिर से अमोनिया टूटेगा। मैंने निकाल लिया एक प्रोडक्ट, सही है। इससे इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम मैं अगर थोड़ा सा पाउडर लेके इसका, और फॉर एग्जांपल थोड़ी थोड़ी सी कंसंट्रेशन से, मतलब इक्विलिब्रियम एक रेशो होता है, सही है। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये आगे हम फील करेंगे इस चीज़ को इंशाल्लाह। तो बात ये है कि अगर मैं अमोनिया निकाल लूँ, कंसंट्रेशन को मैं कम कर लूँ अमोनिया की, तो इक्विलिब्रियम फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन फिर से शुरू हो जाएगा जब तक वापस इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। प्रेशर प्रेशर को भी मैं कम ज़्यादा करूँगा तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि वापस, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और टेम्परेचर से भी ऐसे ही, जब हम डिफरेंट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाएंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमें मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, सही है। अब हमें इस लेक्चर के एंड में ग्राफ को डिस्कस करना है। जी, तो इसमें दो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। अब पहला जो ग्राफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ और सॉरी टाइम के दरमियान, सही है। ये टाइम वक्त के साथ, ये टाइम और ये कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन को अगर हम ले लें अमोनिया और हाइड्रोजन वाले को, तो इसमें क्या होगा? शुरू शुरू में इसका ग्राफ इस तरह से बनता है कंसंट्रेशन का। अब देखें शुरू शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक्त के साथ कम होती जा रही है। शुरू में प्रोडक्ट की बहुत कम है, सही है, और ये वक्त के साथ इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों बराबर नहीं होंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। मतलब कांस्टेंट एक ही, जितनी जितनी है उतनी ही। तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इस पॉइंट पे। ओके। और दूसरी बात, रेट को हम किस तरह से, ये बात तो प्रूव हो गई ग्राफ से कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन रेट, अब जो ये रेट होगा, रेट हो जाएगा बराबर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से।
रेट का कांस्टेंट होना नहीं, मतलब एक ही स्पीड से इस तरफ भी रिएक्शन हो रहा है, एक ही स्पीड से, लेकिन मतलब ये यहाँ डिफरेंट स्पीड हो और यहाँ पे डिफरेंट स्पीड हो, ऐसा नहीं होगा। स्पीड दोनों रिएक्शन की, मतलब टूटने की और बनने की, दोनों बराबर हो जाएंगी, तभी हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया।